हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक एक टिड्डे को लेता है। एक वैज्ञानिक एक टिड्डे को लेता है और उसे अपनी आवाज पर कूदना सिखाता है। धीरे धीरे वह टिड्डा सीख भी जाता है। जैसे वैज्ञानिक कहता है कूदो, टिड्डा छलांग मारता है। फिर कहता है कूदो, वो छलांग मारता है। जैसे उसकी आवाज उसके कानों तक जाती है, वो छलांग मारता है। अब क्या करता है वो वैज्ञानिक, उसकी एक टांग को तोड़ देता है। अब कहता है उसको कूदो। वो कूदता है, लेकिन उसकी गति जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर क्या करता है वो प्रयोग में दूसरी टांग को तोड़ देता है और फिर कहता है उसको कूदो। टिड्डा कूदता है, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी और कम हो जाती है। फिर उसके तीसरे टांग को तोड़ देता है, फिर कहता है कूदो। टिड्डा फिर भी कूदता है, लेकिन उसकी गति उससे भी कम हो जाती है। कूदने की जो उसकी गति थी वह कम जाती है। ऐसे करते करते बारी बारी से वह हर टांग को तोड़ता जाता है। हर बार उसकी गति कम होते जाती है। जैसे जैसे टांग टूटता है, उसकी गति कम होते जाती है, कूदने की क्षमता। अंततः ऐसा आता है कि उसके सारे टांग को तोड़ दिया जाता है। जब सारे टांग एक साथ तोड़ दिए जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, वैज्ञानिक से कहता है कूदने के लिए, लेकिन टिड्डा कूदता नहीं है, वो ऐसे को ऐसे रह जाता है। अब वैज्ञानिक अपने निष्कर्ष में लिखता है कि टिड्डा को जैसे हम एक टांग तोड़ते हैं, वह थोड़ा सा बहरा हो जाता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा टांग तोड़ते हैं तो उसके सुनने की क्षमता और थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे उसके टांग हम तोड़ते जाते हैं, उसकी सुनने की क्षमता वैसे वैसे कम होते जाती है। और जब उसके सारे टांग तोड़ देते हैं तो बिल्कुल बहरा हो जाता है। अब आपके दिमाग में आपको यह समझ में आता होगा कि वो वैज्ञानिक बिल्कुल ही बुर्बक होगा। उसको इतनी साधारण सी बातें नहीं समझ में आई कि टांग टूटने के कारण वह उड़ नहीं पाया, छलांग नहीं लगा पाया। इतनी बातें समझ में नहीं आई। या आप लोग ये समझ रहे होंगे कि टिड्डा के उड़ने की गति किससे थी? टांग से थी। टांग टूटता गया और गति उसकी कम होती गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चाई क्या होता है मेरे भाई, कि कभी कभी हम किसी चीज का निर्णय लेते समय जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं। हमें किसी चीज को निर्णय लेने के लिए थोड़ी सोचना चाहिए, उस पर विचार करनी चाहिए, तब जाकर के निर्णय लेनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि कभी ऐसा हमारे साथ एक साथ 2-3 घटनाएं एक साथ घट जाती है और जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है और वास्तविक कुछ और होती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे पहले उस बातों पर बारीकी से देखिए, समझिए और तब जाकर के शांति भाव से, एकदम बिल्कुल शांत होकर के कोई भी जो ठोस निष्कर्ष हो उसको लीजिए। क्लियर? तो आपने क्या समझा? कोई भी निर्णय शांति स्वभाव में लेना है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1, जिनके राइटर हैं यानी कि कवि साहब, पोएट नरेश सक्सेना। बहुत ही विद्वान किस्म के कवि थे और उन्होंने पृथ्वी एक कविता शीर्षक लिखी, जिसका चैप्टर कल हम लोग पढ़े थे। उसका पूर्णतः विस्तार से हमने वर्णन भी किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे प्रश्न उत्तरी की ओर चलेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग उनके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे कि कवि पर हमारे साथ कौन से प्रश्न पेश किए हैं, उसका क्या जवाब होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सुनना मेरे भाई। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों दिखाई देती है? यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों दिखती है?
कविता उन्होंने क्या लिखा? पृथ्वी। यहां पृथ्वी का वर्णन नहीं है, पृथ्वी के माध्यम से जो विद्वान कवि नरेश सक्सेना जी हैं वो स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया है। हमारे समाज में स्त्रियां कितना दुख दर्द सहती है, कितनी दुख दर्द सहती है, और उस सहने के बाद भी वह अपने काम को लगातार करती रहती है। ठीक इसका कनेक्शन पृथ्वी से है कि पृथ्वी लगातार कई दुखों को सहते हुए अपने 2 चक्कर को एक साथ पूरा करती है, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। स्त्री से हमारे घर की स्त्रियां यही काम करती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के गर्भ में पानी है, ऊपर पानी, नीचे पानी, बीच में अग्नि, और इन अग्नियों के बीच में पड़ी हुई कोयला वो तपा दबा करके क्या बना देती है? हीरा में परिवर्तित कर देती है। और समाज में एक महिलाएं, एक औरत होती है ना, वो जिसे चाहे जैसा बनाना वैसा बना सकती है। घर को सुंदर भी बना सकती है और घर को बेडौल भी बना सकती है, बेकार भी बना सकती है। एक छोटे से नन्हे बालक को एक सुपुत्र भी बना सकती है। ऐसी क्षमता किसमें होती है? एक स्त्री में होती है। तो ये दोनों गुण किसमें मिलता है? पृथ्वी में भी यही एक कहानी है। यही कहानी किसमें मिलती है? स्त्री में मिलती है। इसलिए हमारे विद्वान कवि नरेश सक्सेना को पृथ्वी कैसी लगती है? स्त्री की तरह। सुनना मेरे भाई, प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी स्त्री का संबोधन करती है, क्योंकि जैसे एक स्त्री अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहकर दूसरों को खुश रखना चाहती है, असहाय है उसे सबल बनाती है, दया प्रेम क्रोध सभी को सहती है, और उसी तरह पृथ्वी हर दुख को सहन करके स्वीकार करती है और पृथ्वी उसे स्त्री के समान दिखाई देती है। यानी कि जैसे पृथ्वी दुख दर्द को सह करके अपना काम पूरा करती है, एक स्त्री उसी तरह से दुख दर्द पीड़ा प्रेम भाव सबको सहते हुए आगे बढ़ती है। इसीलिए कवि को पृथ्वी स्त्री के समान दिखाई पड़ती है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय? पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय? देखिए, पृथ्वी ऐसा है कि कई परतों की बनी होती है, कई सतह की पृथ्वी बनी होती है, और इन सतहों के बीच में क्या होता है कि कभी कभी कंपन होता है, यानी सब सतह एक दूसरे की गति करती है, और ये गति जो होती है ना, जब चलती है ना तो आपस में टकराती है, और जैसे टकराती है तो हल्की हल्की कंपन होती है। कहीं कहीं पर हल्की कंपन होती है, कहीं पता भी नहीं चलता है, लेकिन पृथ्वी में हमेशा कहीं ना कहीं ये कंपन होते ही रहता है। खास करके प्रशांत महासागर का जो जगह है, जो हमारे जापान में पड़ता है, वो जापान भूकंपों का देश कहा जाता है। आपने सुना होगा, वहां हर रोज थोड़ी थोड़ी भूकंप आती रहती है। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि पृथ्वी जो है क्या है? परतों की बनी हुई है। ये परत गतिशील है और इन परतों में आपस में कभी कभी टकराव होती है, जिसके कारण पृथ्वी कांपती रहती है। लेकिन यही टकराव कुछ ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा हो जाती है, जो हमें साफ रूप से स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इसको कहते हैं पृथ्वी का कांपना। तो पृथ्वी कांपती क्यों है? यानी कहने का अर्थ है कि स्त्रियां भी कभी कभी दुख से सह करके कभी उसकी शरीर की रूह कांप जाती है। देखिए, कहते हैं पृथ्वी की बनावट परतदार है, इसके भीतर हवा ताप दाब के कारण परत के स्थान बदलते रहते हैं, यानी गतिशील होती है, और इसलिए पृथ्वी पर कंपन होती है, और यही कंपन जब अधिक विकराल रूप ले लेती है तो इसे कहते हैं पृथ्वी का कांपना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी का कांपना। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। फिर से समझ लेंगे। पृथ्वी परतों की बनी हुई है, इन परतों में आपस में क्या होती है? गति होती है, सब तेजी से चलती है एक दूसरे से, और जैसे चलती है तो आपस में कभी कभी टकराव की स्थिति आ जाती है। टकराव होती है तो वह कांपने लगती है। जब कांपने की घटना विकराल होती है, पृथ्वी पर यह कंपन हमेशा होते रहता है, लेकिन यही कांपना जब विकराल होती है तो उसको कहते हैं हम लोग पृथ्वी का कंपन। आशा करते हैं आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं 3 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। पृथ्वी की सतह पर जल है, सतह के नीचे भी जल है, और उसके गर्भ के केंद्र में अग्नि है। स्त्री के संबंध में इसका क्या अर्थ है? कभी नारी के सहनशीलता और उग्रता को पृथ्वी के माध्यम से रेखांकित करते हैं। देखिए, नारी में सहनशीलता भी होती है, वो बड़े से बड़े दुख को सह लेगी। अगर उसे प्रेम के साथ अगर दुख भी दिया जाए तो प्रेम के दुख को भी वह सह लेती है। उसमें इतनी सहनशीलता होती है, उतनी वेदना सहने की उसमें क्षमता होती है एक स्त्रियों में। लेकिन उग्रता भी होती है उसमें। अगर वो जब विकराल रूप ले लेती है, अपना जब रूप धारण कर लेती है, समझिए एक तरह से स्त्री, तो फिर उसको रोकने वाला कौन होता है?
कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, जो वो चाहेगी वही करेगी। ठीक है, एक सुंदर से घर को वो बिगाड़ भी सकती है और एक बिगाड़ा हुआ घर को बना भी सकती है। ये क्षमता किसमें है? स्त्रियों। पुरुषों में ये क्षमता नहीं है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी है, ऊपर भी जल नीचे भी जल। आपको लगता होगा कि एकदम बिल्कुल शांत वातावरण है, लेकिन उसके अंदर गर्भ में एकदम ज्वाला है। और जब ज्वाला फुटती है, बाहर निकलती है, तो सुंदर सी पृथ्वी की स्थलाकृतियां को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। ये क्षमता किसमें है? पृथ्वी में है। वही क्षमता किसमें है? स्त्री में। अर्थात यहाँ पृथ्वी पर जल और अग्नि के माध्यम से कवि, विद्वान कवि हमारे नरेश सक्सेना जी को स्त्रियों की जो संवेदनशीलता है, सहनशीलता है और उग्रता है, इसको उन्होंने परिचय कराया हमें। आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पृथ्वी के ऊपर और नीचे जो जल है, इससे हमको लगता है कि पृथ्वी का वातावरण शांत माहौल है, और उसके भीतर गर्भ में जो ज्वाला है, कभी विस्फोट होती है ज्वालामुखी, तो वह विकराल रूप लेती है। ठीक इसी तरह से स्त्रियां में भी होती है। एक स्त्री में सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा कष्ट को भी वह सह लेती है, विकराल कष्ट को सह लेती है प्रेम से। लेकिन जब स्त्री विकराल रूप लेती है, अपना उग्र रूप दिखाती है, तो बड़े से बड़े चीजों को भी क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि स्त्रियां में दोनों रूप पाया जाता है, विनाश का भी गुण है, निर्माण का भी गुण है। स्त्री चाहे तो सुंदर घर को विकराल खराब कर सकती है, खराब घर को अच्छा भी कर सकती है। ये क्षमता किसमें है? स्त्रियों में है। लेखक ऐसा ने नारी पर वह कहते हुए बताया है। आगे चलते हैं। पृथ्वी कोयले को हीरो में बदल देती है, इसका कोई लाभार्थ यदि है तो स्पष्ट कीजिए। देखिए, कवि नरेश सक्सेना जी हमें क्या कहते हैं कि पृथ्वी में ये खासियत ही, एक गुण है कि उसके अंदर कोयला है। कोयला अधिक दाब ताप के कारण धीरे धीरे किस में बदल जाती है? हीरा में बदल जाती है। ठीक स्त्रियां में भी ये गुण पाई जाती है। ये लाभार्थ किससे है? यहाँ कोयला को हीरे बनने से लाभार्थ नहीं है, लाभार्थ है स्त्री एक खराब व्यक्ति को भी क्या बना देती है? हीरा बना सकती है। हीरा, हमने कल बताया था कहानी कि अगर घर में पुरुष ना हो तो स्त्रियां बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक विद्वान बना देने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर स्त्रियां ना हो तो पुरुष का घर घर नहीं रह पाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यह क्षमता किस में होती है? स्त्रियों में होती है। जैसे पृथ्वी अपने दाब ताप से कारण कोयला को क्या बना देती है? हीरा बना देती है, जो सुंदर चीज है। इसी तरह से एक स्त्री अपने बच्चों को या अपने प्रेमी संबंधी दोस्त सब लोगों को वह क्या बना सकती है? हीरा बना सकती है, उसे चाहे तो हीरा। जैसे आपने सुना होगा हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो दूसरी पत्नी थी, जब उनकी प्रेरणा से उन्होंने लिखना शुरू किया और उनकी मदद से, तो आज जा क्या बन गए? वो एक महान क्या बन गए हैं? कहा? महान विद्वान कवि बन गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पृथ्वी कोयले को हीरे में बदल देती है। अर्थात इससे लाभार्थ क्या है कि एक स्त्री किसी को क्या बना देती है? हीरा बना सकती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे थे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखना मेरे भाई, 5 क्वेश्चन कह रहा है, सुनना। रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्य से भरा है हमारा हृदय। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? रत्नों से ज्यादा रत्नों से भरा है हमारा हृदय। कवि इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहते हैं? तो लिखेंगे हम लोग, सुना। कवि कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर अनेक तरह के रत्न हैं, साथ ही पानी है, आग है, दोनों किस प्रकार विषम परिस्थिति में साथ साथ रहते हैं। हम रत्न को प्राप्त कर उसके गुणों के बारे में तो जान लेते हैं, लेकिन यह कैसे बनी इसके बारे में कोई अनुमान भी मुझे नहीं होता है, सोचते भी नहीं है। पृथ्वी हृदय में क्या क्या चल रहा है जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये मानव स्वभाव होता है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही काम करते हैं। धरती में कई तरह के रत्न हैं और इन रत्नों को हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, निकाल लेते हैं और रत्न का उपयोग कर लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि रत्न कैसे बनी, कैसे क्या पृथ्वी को सहन हुआ होगा। अर्थात कभी नरेश सक्सेना जी इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपने घरों में हो या आस पड़ोस के समाज में स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों के कभी दुख के बारे में हम जानने की कोशिश किए ही नहीं। कभी सोचिए कि उसके साथ किस तरह की वेदना हुई हो रही हो, किस तरह की वो पीड़ा सह रही है, कभी आप जानने की कोशिश किए हैं? नहीं किए हैं। अर्थात
यहाँ रत्न से भरा का मतलब है एक स्त्री के हृदय में कितनी दुख दर्द वेदना भरी है, इसके जानने की हमें कोशिश करना है, ना कि रत्नों के बारे में। बस उनके उनके शरीर, उनके बातों से हम लोग मतलब रखते हैं, नहीं, उनके शरीर हृदय में क्या दर्द है, इसको जानने की हमें जरूरत है मेरे भाई। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा नरेश सक्सेना जी कहना चाहते हैं कि पृथ्वी में कई तरह के रत्न हैं और ये रत्न किस दबाव से, किस समस्या के साथ वो बनी है, इससे हम जानने की कोई मतलब नहीं रखते हैं। केवल हम रत्न निकाल लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। एक समाज में स्त्री किस तरह से दुख दर्द को सह रही है, किस तरह के दुख दर्द को सह रही है, इससे कभी जानने की हमने कोशिश किया ही नहीं। बस क्या है, स्त्रियों का जो दर्द है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें काम की जरूरत होती है। इस तरह उन्होंने पृथ्वी के माध्यम से, रत्न के माध्यम से हमें वेदना कहने की कोशिश किया है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन सुनना। तुम घूमती हो तो घूमती ही चली जाती हो, यहां घूमना का क्या अर्थ है? अब यहां पर पृथ्वी घूमने की बात नहीं की है, वो कहते हैं एक स्त्री सुबह उठती है, घर के सारे कार्यों में लगी रहती है, सारा कार्य करके लगी रहती है, और हम पुरुष क्या कहते हैं मालूम है ना भाई मेरे? कहते हैं वो लोग क्या कोई काम करती है, कुछ करती ही नहीं है। कभी तुम एक दिन काम करके देखना ना, पता चल जाएंगे। जब तुम्हारी मम्मी नहीं रहती होगी घर में, तुम्हारे घर में बहनें नहीं रहती होगी, क्या करते हो? जाते हो और कपड़ा चेंज करते हो, एक को फेंक देते हो उस बिछावन पर, दूसरे उस बिछावन पर, और ऐसे जाकर के सो जाते हो। कौन बिछावन झाड़ता है? क्लियर? और जब रहती है तब देखना सुंदर ढंग से बिछावन को सजाती है, तुम्हारे फेंके हुए कपड़े को टांगती है। 5 दिन अगर नहीं रहे ना, तो चावल जो बनाओगे, बर्तन धोओगे भी नहीं तुम, उसी में फिर से बनाते चले जाओगे। यही घर है तुम्हारा। अर्थात एक एक स्त्री कितने दुख दर्द को सहती है और काम को लगातार करते रहती है। उसके पास कष्ट है, पीड़ा है, जो भी है, उसको कभी बताती नहीं, कभी सो नहीं करती है और काम करते रहती है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के माध्यम से स्त्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, स्त्री अपने सुख की चिंता किए बिना लगातार अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है और कभी थकती रुकती नहीं है, लगातार काम में लगी रहती है। देखिए, अपने सुख की चिंता कभी नहीं करती है, वो हमेशा काम में लगी रहती है और अपने काम से दूसरों को खुश करना चाहती है। ये स्त्री में है। अर्थात कभी कहते हैं कि तुम घूमती हो तो घूमती ही रह जाती हो, काम करती हो तो काम करते ही रह जाती हो। दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को प्यार के लिए वो क्या करती है, अपने आप को काम में लगी रहती है, निछावर कर देती है। यानी स्त्रियों में घूमने की क्षमता को उन्होंने व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 सुनना मेरे भाई। कहते हैं, क्या यह कविता पृथ्वी और स्त्री को अक्स बर अक्स रखकर देखने में सफल रही है? यानी कहने का अर्थ है कि यह कविता, हमारे नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि यह कविता जो उन्होंने लिखा, स्त्री पर, पृथ्वी और स्त्री को दोनों को एक तुलना में किया जाए तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे मेरे भाई? लिखेंगे हाँ, यह कविता जीवन के आधार के साथ पृथ्वी और स्त्री को एक अक्ष पर रखकर देखने में सफल है। जैसे पृथ्वी में गुण है, वही गुण किसमें है? एक स्त्री में गुण होता है। पृथ्वी एक धूड़ी पर 2 चक्कर लगाती है, कभी रुकती नहीं है। स्त्रियां अपने काम में लगातार परिश्रम करती रहती है और कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती है। नंबर 1, पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है, ऊपर पानी नीचे पानी, हमको शीतल देती है। स्त्रियां में भी वही कहानी होती है। स्त्रियां की हृदय में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह हर स्थिति में वह प्रेम भाव के साथ रहना पसंद करती है, अपने दुख को, दर्द को छुपाती है और दूसरों को खुश करने की कोशिश करती है। जैसे पृथ्वी करती है, वैसे स्त्रियां करती है। पृथ्वी अपने दाब ताप के कारण एक काला कोयला को हीरा में परिवर्तित कर देती है, बहुमूल्य वस्तु में बदल देती है। स्त्रियों में भी यही गुण है। स्त्रियां चाहे तो एक खराब लोगों को, बेकार लोगों को भी सुपुत्र बना सकती है, अच्छा बना सकती है, घर को सुंदर बना सकती है। अर्थात जैसे पृथ्वी में कंपन होता है, ज्वाला होता है, एक साथ विस्फोट होती है, सारी पृथ्वी तबाह, स्त्रियां चाहे तो एक सुंदर से घर को भी तबाह कर सकती है। अर्थात स्त्री बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। अर्थात पृथ्वी और स्त्री को एक
अक्स वर अक्स देखने में यह कविता बिल्कुल सफल है। अर्थात कवि जो हमारे विद्वान कवि हैं नरेश सक्सेना जी, कविता के माध्यम से स्त्रियों की तुलना किससे क्या है? पृथ्वी से क्या है? तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के कुछ अध्यायों के साथ। जय हिंद जय भारत।